तो आप बताएं कि क्या अमेरिका है इसके पीछे, कौन है ये मामला, कौन चला रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इसके पीछे आपने इसको कुछ हद से पहले रिवाइंड करके देखें कि बीबी नेतन्याहू ने वाशिंगटन डीसी का दौरा किया था और मुसलसल लॉबी कर रहे थे कि ईरान के ऊपर दोबारा अटैक किया जाए। बार बार उन्होंने वाशिंगटन डीसी में लॉ मेकर्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि ईरान दोबारा अपनी एटमी सलाहियत की तरफ बढ़ रहा है। तो दर हकीकत दूसरा, अगर इस पे दूसरा पॉइंट अर्ज करना चाहूँ, तो वहाँ पे काफ़ी अरसे से जो करंट रजीम है वो वहाँ पे काफ़ी अरसे से डिक्टेटर लाइक एक उनकी गवर्नमेंट है। वहाँ पे लोग बेजार हो चुके हैं, इकॉनमी क्रिपल हो चुकी है, और लोग इस वक्त देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई और नई हुकूमत आए वहाँ पर। अब इन सारी चीज़ों में अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो उन लोगों को मॉरल सपोर्ट जो है वो ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वहाँ पे शायद ये अटैक की या अमेरिकन इंटरफेरेंस की नौबत ही ना आए। मुसाद काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे। आपने देखा होगा जब पिछली दफ़ा ईरान पे अटैक हुआ था तो मुसाद ने किस तरीके से ईरान के जो साइंटिस्ट थे उनको चुन-चुन के वहाँ पे कत्ल किया। इस वक़्त अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर मुसाद काफ़ी एक्टिव है और लोग बेज़ार हैं। तो इन दोनों वजूहात की बेसिस पे मैं नहीं समझता कि अमेरिका को अटैक करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो वहाँ पे कौम यूनाइटेड हो जाएगी, बजाय लोग रिवोल्ट या रेजीम चेंज की तरफ बढ़े। सारे एंटी अमेरिका और एंटी इसराइल चीज़ों पे यूनाइटेड होने का खदशा है। मेरा इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये आखिरी जो चांस है, अमेरिका अटैक नहीं करेगा। वैसे ही लोग वहाँ पे रेजीम चेंज करने की कोशिश करेंगे, कोई नया लीडर उभर के सामने आएगा। तारड़ साहब, ये बताइएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान था कि फौजी कार्रवाई नहीं होगी, फौजी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर कैसी मुदाखलत होगी? ये उन्होंने बात की थी, कुछ बयान पहले आया कि फौजी कार्रवाई नहीं करूंगा लेकिन मुदाखलत होगी। तो फिर ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है? देखिए, इस वक़्त अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जो वाशिंगटन डीसी के अंदर एक तो जो रज़ा पहलवी है, जो शाह ईरान के जो साहबज़ादे साहबजादे। हैं, जी, अब वो काफ़ी एक्टिव है यहाँ पे। यहाँ पे उनको मीडिया कवरेज दी जा रही है, उनको सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा है। ये भी एक सपोर्ट का तरीकाकार है। और दूसरा, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब बार-बार ट्रुथ सोशल के ऊपर जाके ट्वीट कर रहे हैं और ईरानी कौम को खिताब उनसे डायरेक्ट एंगेज कर रहे हैं, मेरा ख्याल में ये भी एक सपोर्ट है। और दूसरा, मोसाद के एजेंट वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं इस वक़्त ईरान के अंदर। और तीसरा, आपने देखा होगा ना सिर्फ अमेरिका और इज़राइल बल्कि यूरोपियन यूनियन और यूरोप के ममालिक भी काफ़ी जो हैं वो ये समझते हैं कि वहाँ पे अब रेजीम चेंज होनी चाहिए ताकि मिडल ईस्ट के अंदर वहाँ पे अमन आए और ट्रेड की तरफ बढ़ा जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि रज़ा शाह पहलवी साहब का आपने ज़िक्र किया है, उन्होंने खिताब किया और कहा कि मैं जल्द जो है ईरान आऊँगा। आपके नॉलेज में क्या है, कब वो ईरान पहुँच रहे हैं? और दूसरा, वहाँ पे उनको सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, मतलब कि इससे इससे मज़ीद क्या कहेंगे आप इस पे? मैं समझता हूँ कि इस वक़्त पहली अवलीन तरजीह जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो इस रेजीम चेंज है, रेजीम चेंज। उसके बाद रज़ा शाह पहलवी का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर वहाँ पे कोई तीसरा ऑप्शन भी सामने आए तो मेरे ख़्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस वक़्त जो वहाँ पे ख़ामनई हैं वो एक हार्ड लाइनर है और मेरे ख़्याल में वो ना सिर्फ़ अमेरिका बल्कि दूसरी मिडल ईस्ट के कई ममालिक हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में रज़ा शाह पैरवी का एक ऑप्शन मौजूद है। और जब भी हालात मौजू होंगे, मैं समझता हूँ कि जब वहाँ से ऑन ग्राउंड रियलिटी उनको सपोर्ट कर रही होगी तभी जाएंगे। अदरवाइज इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अकॉर्डिंग टू द वाशिंगटन डीसी मीडिया आउटलेट्स, 500 से ज़्यादा लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी ईरानी पार्लिमान के स्पीकर थे मोहम्मद बाकर, उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमले की या कोई भी रजीम चेंज की भी चीज़ सामने आई तो फिर हम अमेरिकी जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाएंगे और उसमें हम ये भी नहीं देखेंगे कि कौन हमारा इत्तेहादी है और कौन नहीं है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये तो मामला मज़ीद ख़राब होते नहीं आपको दिखाई दे रहे कि ईरान जो है वो अमेरिका के हवाई जो अमेरिकी अड्डे हैं उस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है? मैं तो समझता हूँ ये रिटेलिएशन, इसकी खबर बिल्कुल आपने सही फरमाया है
कि उन्होंने बताया है कि हम ना सिर्फ अमेरिकन अड्डों पे हमला करेंगे, हम इज़राइल पे भी हमला करेंगे। इस वक़्त इज़राइल भी हाई अलर्ट पर है। वहाँ पे जो हवाई सफ़र है, एयरलाइंस जो हैं और उनकी जो फ़िज़ाई हदूद हैं, वो दे आर वेरी केयरफुल विद इट। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस वक़्त ईरान बहुत कमज़ोर हो चुका है, स्पेशली प्रॉक्सीज़ जो कि इस वक़्त हिज़्बुल्लाह और हौतीज़ वो खुल के इतनी सपोर्ट नहीं कर पाएँगे, कमज़ोर हो चुके हैं पिछली जंग के दौरान। तो मैं ये समझता हूँ कि टाइमिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो करंट रजीम खामना इट डज़ नॉट लुक स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे इस वक़्त बहुत पुरतशद्दद मुज़ाहरे हो रहे हैं और तकरीबन ईरान के हर बड़े शहर के अंदर लोग बाहर निकल चुके हैं। इसमें ना सिर्फ मोसाद और फ़ॉरेन सपोर्ट बल्कि लोग बेज़ार हैं। मैं समझता हूँ इतनी तादाद में लोगों का सड़कों पे निकलना एक बहुत बड़ा इशारा है कि लोग ईरान के लोग वाक़ई ही चेंज चाहते हैं। तारक साहब, ये कुछ दिन पहले की बात है, हमने देखा कि जब इसराइल और ईरान वाला मामला हुआ तो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, ईरानी फ़ौज को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये क्या वाक़या हुआ है? क्या कुछ टाइम में ये क्या चेंजिंग आ गई है? क्या वहाँ की हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया? बेरोज़गारी थी, ये भी एलिमेंट आप समझते हैं कि हैं बीच में, कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेजार आ गए? वरना कुछ अरसा पहले यही लोग थे, यही हुकूमत थी, लोग इनके नारे मार रहे थे। अगर आप ईरान की हिस्ट्री देखें तो काफ़ी अरसे से ईरान को सैंक्शंस और एम्बार्गो का सामना है। इकॉनमी ना होने के बराबर है। मिडल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक दुनिया का वाहिद एक ऐसा कंट्री ईरान है जहाँ के करेंसी के ऊपर एक नोट के ऊपर 2 करेंसियाँ हैं अगर देखें। तो उसमें अगर इतनी कमज़ोर इकॉनमी, लोग बेज़ार हैं, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स और कई इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इस वक़्त चल रही हैं। और जो रिसेंटली वहाँ पे महँगाई का एक जो उन्होंने करेंसी डिवैल्यू की है, महँगाई का एक तूफ़ान आया है। उसमें लोग बेज़ार होकर सड़कों पे निकल चुके हैं और मेरे ख़्याल में अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड रियलिटी भी देखी जाए, ईरान के पास बहुत ज़्यादा तेल रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, लेकिन सैंक्शंस और एम्बार्गो की वजह से लोग बेज़ार हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है इस वक़्त इन क्राइसिस के अंदर ईरान जो रशिया, रूस जो कि उनका बहुत बड़ा एलाय है, वो खामोश है, चाइना खामोश है। तो मेरे ख़्याल में टाइम हैज़ कम अप कि रजीम हैज़ टू गो। अच्छा तारा साहब, ये बताइएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या हो गया है? अमन के दाई के तौर पे उनको देखा जा रहा था। पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाने का क्रेडिट उनके पास था। वो कहते हैं कि 8 जंगें मैंने रुकवाई हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा वेनेज़ुएला के सदर को उठा लिया, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड के ऊपर वो हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड को कहा गया कि ग्रीनलैंड पर हमले की प्लानिंग वगैरह करो। ये एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जब वेनेज़ुएला के सदर को उठाया गया है तो जो डोनाल्ड ट्रंप के करीब लोग हैं उनको भी हौसला है कि कहीं चाइना और रूस जो है इन हमलों इन इलाकों पे कब्जा ना कर ले, उससे पहले आप कर लें। ये हो क्या रहा है और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब इन इलाकों पर कब्जा कर क्यों रहे हैं और करीबी लोग उनके क्या सोच रहे हैं, इसमें ज़रा बताइएगा। देखिए, इसमें इसमें भी मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। 1950s में वेनेज़ुएला की जीडीपी जो थी चौथे नंबर पे थी पूरी दुनिया में और आज से 25 साल पहले तक वेनेज़ुएला का सारा क्रूड ऑयल अमेरिका आता था। बल्कि अमेरिका की सारी रिफाइनरीज़ ही इस बेस पे बिल्ड की गई थी कि वहाँ पे वेनेज़ुएला का हेवी क्रूड ऑयल रिफाइन किया जाए। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 19 ममालिक हैं साउथ अमेरिका में, उनमें से 12 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ रशियन और चाइनीज़ फेवरेट गवर्नमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, 12 ममालिक में। एंटी अमेरिका सेंटीमेंट है वहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से कुछ हफ्ते पहले अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में रिपोर्ट पेश की है 33 पेजेस की। उसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि मानरो डॉक्ट्रिन को एनफोर्स किया जाएगा, जिसको वाशिंगटन डीसी आज डॉनरो डॉक्ट्रिन कहता है कि अपने बैकयार्ड में किसी फॉरेन सुपर पावर को घुसने नहीं दिया जाएगा। चाइना ने पैरों के अंदर आके डीप सी पोर्ट बना ली है। आप देखें तो इस वक़्त वेनेज़ुएला का तेल कहाँ जा रहा है? रशिया, चाइना और ईरान जा रहा है। और इसमें देखा जाए तो सबसे पहले अपने बैकयार्ड को, अपने अपने नेबरहुड को प्रोटेक्ट किया जाता है और ग्रीनलैंड भी बिल्कुल उसी ज़ुमरे में आता है। अगर देखा जाए इस वक़्त वहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है और रशिया के, चाइना के शिप वहाँ जो है वो चक्कर लगाते नज़र आ रहे हैं।